जो मोदी जी ने वहाँ कहा कि हम योजना बनाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से जो है घुसपैठिए को हर हाल में बाहर निकालेंगे, सरकार की योजना आएगी और एकदम आएगी और उस पर काम होगा। हम बोल रहे हैं 247 विकसित हिंदुस्तान और कोई बोल रहा है 247 इस्लामिक हिंदुस्तान। ये कौन सी लड़ाई चल रही है, कौन सी विचारधारा चल रही है? विचारधारा दो ही हो सकता है, जो पुरातन काल में चलता था, मानव और दानव। अब हम दूसरे को दानव कह नहीं सकते हैं, तो अभी के काल में ही विचारधारा हो सकती है, या तो मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन के छाते के नीचे आना पड़ेगा और मानवता विरोधी का काम करना है। तो फिर जहाँ कोई जानता है कि 1990 के कालखंड में कश्मीर में मस्जिद पे माइक लगा करके लोगों को कहने का काम किया गया कि हिंदुओं, पंडितों, कश्मीर छोड़ दो और अपनी बेटी बहन पत्नी को यहीं पर रहने दो। सब जानता है 1990 को बहुत पीछे हम नहीं चले गए हैं, लेकिन आज भी पूरे हिंदुस्तान के जो हम सहिष्णु हिंदू कहलाने का दम्भ भरने वाला लोग हैं, आज भी कहीं दूसरे जगह होता है तो कहने वहाँ हुआ था, अब दूसरे जगह नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, आज न कल हम अगर नहीं संभले तो ये हर जगह होना है। ये क्या है? कटिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक सवाल ये कि कितने घुसपैठिया अंदाजन कटिहार के डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगे। मामला है वोट चोरी का। कहा जा रहा है, आप लोग पे आरोप लग रहा है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस पे क्या? हमारे यहाँ जो हमारे संगठन करता हैं, वह जिनको आगे बढ़ा देते हैं वही मोदी हो जाता है। योगी को जानकारी है, 88 लाख महिलाओं के खाते में माँ दुर्गा का जिस दिन प्रथम कलश स्थापन हुआ 22 तारीख 10-10 हज़ार रुपया भेज दिया गया। और इसको छोटे 10,000 रुपया अभी आप लोगों ने महिलाओं के लिए आवंटन किया है। इस पे विपक्ष बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये चुनावी योजना है। राहुल गांधी आए थे कटिहार तो आपको थोड़ा टेंशन हुआ था? कदापि नहीं। आपको एक जानकारी और दे दें, ठीक उसी दिन मेरा कार्यक्रम हुआ। उनका घुसपैठिया बचाओ यात्रा से यही हमको फायदा मिला कि इसके बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 7 विधानसभा में हुआ। 5,000 से लेकर के 8,000 तक का कार्यकर्ता औसत रूप से हर जगह जुड़ने का काम किया और कोई असर नहीं दिखाई दी। बात चल रही है, राजनीति से हटके चल रही है कि आपके अस्मिता का स्मरण आपको कराया जा रहा है कि आप कौन थे, ये जरा याद कीजिए। और जिस धर्म में आप हैं, इसी धर्म के लोगों ने आपके पूर्वजों पर क्या क्या कहर ढाया है, यह भी याद करें। ऐसा मुस्लिम कार्यकर्ता आपको मिला हो कि फतवा जाए मतलब उसके खिलाफ जारी हो गया हो, हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन ना छोड़ा हो? हाँ, 2 उदाहरण दे सकते हैं। हाँ। एकदम बहुत अच्छा बोले। और आप जहाँ नाम लेके देते हैं आप वहाँ चले जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष कटिहार जिला आ गया हूँ और मैं बता दूं कि सीमांचल जो है बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कहा जाता है कि सीमांचल साध लिए तो बिहार साध लिए, और इसी पे कटिहार जिला में हमारे साथ मौजूद है कटिहार जिला के बीजेपी के अध्यक्ष मनोज राय जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर फर्स्ट पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास आए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, राजनीति में कहा जाता है कि कौन कब कहाँ पहुँच जाए, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। रात 24 घंटे में मामला पलट जाता है। तो इससे कटिहार का जो विधानसभा क्षेत्र है, तमाम विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार एनडीए का जो है एनडीए किस तरह से तैयारी की हुई है, लड़ने का क्या प्रोसेस रहेगा और कितने सीट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीत सकती है? देखिए, अगर सच्चाई कहें तो कटिहार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है और स्वाभाविक है कि कोई टीम जब लड़ती है तो कभी अपने आप को बोलती है कि आज हम हारने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम भी ये कभी कैसे कह सकते हैं हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पष्टता से हम बता सकते हैं कि जो जनता का रुझान है, आम जनता, कार्यकर्ता का उत्साह एक अलग विषय है, जो आम जनता का रुझान है, उस रुझान के तहत हम आपको बतला सकते हैं कि 7 की 7 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। 7 की 7 एनडीए की झोली में आप बोल रहे हैं, मतलब क्लीन स्वीप हो जाएगा क्या महागठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था और उस समय भी आप अध्यक्ष थे और उस समय का जो परिणाम था वो कुछ अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? और जो आज है कि ऐसा क्यों चेंजेस होगा? अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नाते पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली थी, 3 में 3 हम जीते थे और
हमारे प्रमुख घटक दल जदयू को 3 सीट मिली थी, उसमें वो 1 जीत पाए थे। उसके पीछे विभिन्न राजनीतिक कारण हैं। 2 सीट उनको ऐसी मिल गई थी जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। तो उस वक्त जो हमारे सहयोगी नहीं थे उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतार दिया और एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उस भ्रम में वो सफल हुए, लेकिन पूरे बिहार में वोट को काटने का काम किए। विधायक तो एक ही बना पाए। देखिए, कहा जाता है कि विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कटिहार में विगत 5 सालों में कौन कौन सा ऐसा कार्य हुआ जिससे कि फिर जनता इस बार बीजेपी को ही चुनेगी? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से बता दें कि विकास के अनेक कार्य हैं जिनको लोग सिलसिलेवार गिनाते रहते हैं। हमारा मुख्य विषय संगठन, राजनीतिक परिदृश्य और जनता का जुड़ाव, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ सके, यह है। और विकास का सिर्फ एक बात हम बता सकते हैं। आप बोले हम कटिहार आए हैं और विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। एक जानकारी आपको दे दें कि अगर आज सुबह 9 बजे आप सुबह के 9 बजे यहाँ से बलरामपुर के लिए जाइएगा तो आप हो सकता है कि 2-2:30 बजते बजते फिर बलरामपुर से कटिहार वापस आ जाइएगा। यही एक समय होता था कि अगर लोग सुबह के 6 बजे बलरामपुर के लिए निकलते थे तो उस रोज़ फिर वापस नहीं आते थे, रात या दूसरे दिन फिर उनको वापस आना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि विकास की गति क्या है। बहुत अच्छा आपने उस टाइम का याद दिला दिया, जंगल राज। मतलब आपका कहना था कि 2004 से के बाद का नीतीश जी का जो टर्म आया 2004, 2003, 2, 1 और 2000 का जो टाइम था, एक बार बताइए। क्योंकि देखिए, जो यंग जनरेशन है वो उस जंगल राज से थोड़ा सा मतलब कटा हुआ है और इसका बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन उठाने की कोशिश कर रही है। कर रहा है, लेकिन जिस ढंग का वातावरण बना हुआ है। क्या कटिहार में भी जंगल राज का प्रकोप था? अरे भाई, सबसे बड़ी बात आपको हम इसके साथ आप विकास को भी जोड़ सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कल मेरी बहन, मेरी बेटी अगर सड़कों पर पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो फब्ती कसा जाता था। आज ये परिस्थिति है कि फर्राटे से, स्कूटी से, फर्राटे से बिहार सरकार के दिए हुए साइकिल से जा रही है और किसी एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं कोई फब्ती कर सके। ये संपूर्ण विकास का परिचायक है, मानवीय विकास का भी परिचायक है और जो राजनीतिक विकास है उसका भी परिचायक और शैक्षणिक विकास है उसका भी परिचायक है। इससे बड़ा और हम उदाहरण आपको क्या बता सकते हैं? देखिए, आपने लेकिन इशारे में बहुत कुछ कह दिया। आपने नीतीश कुमार का वो जो महिला सशक्तिकरण का एक आपने शॉर्ट में बता दिया कि किस तरह से नीतीश कुमार के 2004 से 2025 का जो दौर रहा है, जिसमें साइकिल योजना, उसकी पोशाक योजना और तमाम जो योजनाएं हैं, और वो आज महिला जो आज पटना में आप देखिएगा तो महिला पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में। इंटायर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और ये सिर्फ अकेले नीतीश जी की हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश जी जितना महिला सशक्तिकरण के बिहार में चैंपियन है, पूरे हिंदुस्तान में वही चैंपियनशिप का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी पूर्णिया में आकर, बिल्कुल, कि सीमांचल का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो सीमावर्ती इलाके में अपना पैठ बना चुके हैं। क्या ये हकीकत कटिहार में भी आपको दिखाई दे रहा है? शुद्ध हकीकत है। दिक्कत क्या है कि लोग हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में है तो उस चश्मे से देखना पसंद करते हैं। एक जानकारी सिर्फ दे दें, क्या छठ का पूजा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही करते हैं क्या? कि छठ का पूजा संपूर्ण सनातनी व्यवस्था के लोग करते हैं। और जब छठ पूजा में छठ के घाटों पर कुछ गंदी चीज़ों को फेंक दिया जाता है तो उसे भाजपा आहत नहीं होता है, उसे संपूर्ण हिंदू समुदाय आहत होता है। ये दूसरे दल के भी हिंदू नेता इस बात को जानते हैं, दूसरे दल के भी हिंदू समुदाय के नेता समझते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और अपनी व्यक्तिगत लिप्सा, स्वार्थ लिप्सा, राजनीतिक लिप्सा की वजह से वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता से बता दें कि आम महिलाओं में जिस प्रकार का रोष है और जो आप इस डेमोग्राफी की चर्चा कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी जानबूझ करके कुत्सित भावना के तहत इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एकदम स्पष्टता से जानिए आप, भारत समझ नहीं पा रहा है या भारत के लोग समझ अगर नहीं पा रहे हैं
कि इसी भारत से पाकिस्तान बना, इसी भारत से अफगानिस्तान बना, इसी भारत से बांग्लादेश बना, और इसको सिर्फ कहेंगे कि ये भाजपाई लोग बोल रहे हैं। ये भाजपाई का विषय नहीं है, मानव और मानवता का विषय है। अरे एक बात बताइए ना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा 56 देश है, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं। आज हमारे आपके और यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, वो भाग करके किस देश में जाएंगे? आपका तो कोई देश नहीं है। तो निश्चित नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो सीमावर्ती क्षेत्र के दर्द को उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। आप कटिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक सवाल ये कि कितने घुसपैठिया अंदाजन कटिहार के डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगे? देखिए, कुछ भी बोलना विवाद को जन्म देना होता है, लेकिन स्पष्टता है कि जैसे मेरा नाम मनोज राय है, तो आप अगर पूछिएगा कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, कहा भाई मेरा नाम मनोज राय है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम बंधु हैं जो यहीं के हैं, और बहुत सारे मुस्लिम बंधु हैं जो बाहर से आकर के घुसपैठ करके यहाँ के होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं चोर भाव है। चोर भाव नहीं रहता तो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कोई भी कल्याणकारी योजना बनाती है अगर, तो सबसे अधिक दर्द एक ही समुदाय को होता है। ये मेरी समझ से बाहर है कि पूरे मानव समुदाय के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई जा रही है, या कोई नीतियों को लागू किया जा रहा है, या कोई बिल लाया जा रहा है, तो उसे परेशानी सिर्फ एक समुदाय के लोगों को ही क्यों हो रहा है। यहीं पर पता चलता है कि वो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो घुसपैठियाँ हैं। इस नाते इस बातों को कहने का काम कर रहे हैं। और हम बता सकते हैं कि यहाँ की आबादी, वोटर लगभग अब तो चूँकि SIR के तहत नया हो गया है, लेकिन आज तक की तिथि में जब 3 अक्टूबर को नया वोटर लिस्ट आ जाएगा, उसके पहले तक की तिथि में लगभग 22.5 लाख वोटर है। 22.5 लाख वोटर को अगर आप 1.5 गुना कर दीजिए, तो हमको लगता है कि 36-37 लाख का मामला या 32-33 लाख का मामला जाएगा। तो 32-33 लाख की आबादी में हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लगभग आपके 3-3.5 लाख घुसपैठिए यहाँ हैं। 3-3.5 लाख घुसपैठिए, ये अनुमान मतलब तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो हमने कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन हम आपको कटिहार की जनसंख्या के आधार पर ये बता सकते हैं कि इतने घुसपैठिए लंबे समय से यहाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि किस तरह से आप, अगर मनोज राय जी को ये काम बीड़ा सौंपे नरेंद्र मोदी जी कि आप एक ऐसा प्लान बताइए जिससे कि कटिहार में जो घुसपैठिए हैं उनको हम रेक्टिफाई कर पाएँ, उनको बाहर निकाल पाएँ, या फिर उनको चिन्हित कर पाएँ, तो ऐसा रोड मैप क्या है आपका? क्योंकि आप सोचते हैं सनातनी विचारधारा से हैं। ये कोई व्यक्तिगत विषय, मेरे व्यक्तिगत या आपके व्यक्तिगत का विषय नहीं है। इसमें तो संपूर्ण सरकारी तंत्र को लगना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से लगना होगा। अगर आज इतने घुसपैठिए आए हैं तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। हो सकता है मेरे इस बयान के बाद विरोधी कहें, अरे भाई 20 वर्ष तो आप ही की सरकार बिहार में चल रही थी, तो उसके पहले भी घुसपैठिया था, आज भी घुसपैठिया है, मतलब आपकी सरकार में भी घुसपैठिया आ रहा। इसके पीछे प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। प्रशासन की अच्छी भूमिका नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। एक तरफ फिर आरोप लगेगा कि अरे भाई प्रशासन की बात बोलते हैं शासन आप ही का है, प्रशासन की बात बोलते हैं शासन आप ही का है। एक भारतीय मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ये सब कोई जानता है कि 1990 के कालखंड में कश्मीर में मस्जिद पे माइक लगा करके लोगों को कहने का काम किया गया कि हिंदुओं, पंडितों, कश्मीर छोड़ दो और अपनी बेटी बहन पत्नी को यहीं पर रहने दो। सब जानता है 1990 को बहुत पीछे हम नहीं चले गए हैं, लेकिन आज भी पूरे हिंदुस्तान के जो हम सहिष्णु हिंदू कहलाने का दम्भ भरने वाला लोग हैं, आज भी कहीं दूसरे जगह होता है तो कहने वहाँ हुआ था, अब दूसरे जगह नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, आज न कल हम अगर नहीं संभले तो ये हर जगह होना है। ये क्या है? हम बोल रहे हैं 247 विकसित हिंदुस्तान, और कोई बोल रहा है 247 इस्लामिक हिंदुस्तान। ये कौन सी लड़ाई चल रही है? कौन सी विचारधारा चल रही है? विचारधारा दो ही हो सकता है, जो पुरातन काल में चलता था, मानव और दानव। अब हम दूसरे को दानव कह नहीं सकते हैं, तो अभी के काल में ही विचारधारा हो सकती है। या तो मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन के छाते के नीचे आना पड़ेगा, और मानवता विरोधी का काम करना है तो फिर जहाँ लोग हैं वहाँ हैं। लेकिन सनातन में ही देखने को मिल रहा है कि ऐसे बहुत ऐसे नेता हैं जो हिंदू हैं, RJD में हैं, कांग्रेस में हैं,
वो उनकी विचारधारा को क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी बयान दे देते हैं, कभी कभी सनातन के विरुद्ध में बात कर देते हैं, कभी वोट चोरी का मुद्दा में राहुल गांधी के साथ दे देते हैं। हमने कहा ना कि हमारा बहुत सहिष्णु समाज है, हमारे यहाँ विभिन्न धारा है, विभिन्न पंथ है। लोग धर्म को अलग कर देते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर धर्म, ये सारे धर्म इसी अपने सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं, जो ओरिजिनल हम लोगों का धर्म है। तो हमारे यहाँ विचारों की प्रधानता है, विचारों की स्वतंत्रता है, और जिस दूसरे धर्म की आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ विचारों की संकीर्णता है। हम अगर 100 हिंदू एक साथ बैठ करके हिंदू धर्म की 10 बुराई भी गिना देंगे तो वहाँ हमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन जिस धर्म की चर्चा आप कर रहे हैं वहाँ अगर 25 आदमी भी बैठ करके उसमें 20 आदमी अगर एक बुराई गिना देगा तो हमको लगता है कि फिर उसे धरती पे नहीं रहेगा। ये अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। खौफ से धर्म को चलाने का प्रयास कीजिएगा तो उससे ये मानव समाज नहीं चल सकता है। अब लोग धीरे धीरे खौफ से निकल रहे हैं। इसी को लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भी आक्रामक हो रहा है। हिंदू धर्म आक्रामक नहीं हो रहा है। सदियों से हिंदू धर्म इतना त्रस्त रहा है कि उस त्रस्त के प्रतिकार में ऊपर आकर के जब आगे कुछ बात कर रहा है तो लोगों को लग रहा है करे कल तक हम इसको उंगली दिखाते थे, ये दुबक जा रहा था, आज इसको एक उंगली दिखा रहे हैं तो ये दोनों 10 हाथों से 10 उंगलियों के साथ हमको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। यही डर उन लोगों के बीच है। लेकिन इस डर से निकलना एक दूसरा बात है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ चैलेंजेस होने के बाद ये जो आप अनुमानतः जो 2-3 लाख घुसपैठियों को बता रहे हैं उसको किस तरह से अब निकाला जा सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप सामाजिक स्तर पे एक अलग लड़ाई है। प्रधानमनमंत्री जी ने अभी विपक्ष एक अलग पूर्णिया की ऐतिहासिक रैली, पूरे बिहार में भूतो न भविष्यति इस तरह की कोई रैली नहीं हुई जो पूर्णिया में रैली हुई। और उस दिन हम लोगों को लगा कि कार्यकर्ता पीछे है, जनता आगे है। उसके ठीक एक दिन पूर्व क्या, उसके सूर्योदय के समय महिलाओं का एक बहुत बड़े पर्व का पारण था। हम लोग स्वयं सशंकित थे कि नहीं महिलाएं कम जाएंगी, चूँकि वो पारण करके उतर रही हैं। ये स्थिति थी कि महिलाएं 5 बजे सुबह पारण कर ली, कोई 6 बजे सुबह पारण कर ली, जल्दी पारण करेंगे और मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे। लोग जिस प्रकार मोदी जी के प्रति अपना प्रेम दिखला रहे थे, यही प्रेम प्रदर्शित कर रहा है जो मोदी जी ने वहाँ कहा कि हम योजना बनाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से जो है घुसपैठिए को हर हाल में बाहर निकालेंगे। सरकार की योजना आएगी और एकदम आएगी और उस पर काम होगा। लेकिन एक मुझे एक चीज़ लगा, और शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप जितना अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं शायद ही कोई और दे। नहीं, जवाब तो हमसे भी बेहतर तरीके से लोग दे सकते हैं। हम अपने जिला अध्यक्ष के दायरे में अपनी जवाब मतलब आप ही के जिला से ये सवाल है कि कहीं कभी कभी चुनाव लड़ते वक्त ऐसा भी देखने को मिला है कि मोदी जी पे डिपेंडेंट उम्मीदवार हो जाते हैं कि मोदी जी आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये कहीं ना कहीं एक नहीं दिखता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो समझिए कि नेता के प्रति हमारा प्रेम है। हमारे नेता एक समय अटल जी भी थे और लोग यह भी कहा करते थे कि अब अटल जी नहीं तो फिर क्या होगा, ये वातावरण बनता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है। ये पार्टी समाप्त नहीं हो सकती है। 1984 में जब 2 सीट आया था तो लोगों ने हंसने का काम किया कि अब ये पार्टी समाप्त हो गई, और 89 में हम लगभग 90 सीटों पर आए। बाद में 136, 143, 181, 182 और उसके बाद का तो क्रम आप देखते ही चले जा रहे हैं। इसलिए यह पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ जो हमारे संगठनकर्ता हैं वह जिनको आगे बढ़ा देते हैं वही मोदी हो जाता है। योगी को कहाँ बहुत लोग एक समय जान पा रहे थे। लोग तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना भी नहीं चाह रहे थे। पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं, हम किसी के पॉलिटिकल बात बोल रहे, देखना भी नहीं चाह रहे थे। बहुत तरह की टिप्पणियां होती थी कि साधु संत क्या चलावेंगे राज्य को। और आज लोग कह रहे हैं, एक तरफ मोदी का मॉडल बोलते हैं तो यूपी में योगी का मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको बड़ी स्पष्टता से समझ जाइए। हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को जिस प्रकार का दायित्व दे दीजिएगा वो कार्यकर्ता विपक्ष के बड़े नेता से बेहतर तरीके से उस दायित्व को निभाने का काम करें। देखिए, राजनीति की बात आपने कही और योजनाओं पे बात किया तो एक सवाल पड़ता है कि देखिए सीमांचल जो है बाढ़ से जूझता है हर साल, और उस पर जो 10,000 रुपया अभी आप लोगों ने महिलाओं के लिए आवंटन किया है
इस पे विपक्ष बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये चुनावी योजना है और चुनाव है इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये देखिए, मेरी अपनी आदत भी है, हाँ। ठीक है, जिला अध्यक्ष है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत आदत तो होती ही है ना। मेरी अपनी आदत है, मैं जल्दी विपक्ष पे अनावश्यक टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैंने स्पष्ट पहले भी कहा है, चुनाव आएगा तो चुनाव के समय हम विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। फिर भी आपको बता दें, एक तो आपने बार को जोड़ा और दूसरा आपने 10,000 को जोड़ा। तो बार के लिए अभी अभी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कोसी मेची बांध का परियोजना का जो है उद्घाटन करने का काम किया। कोसी, जिसमें हर साल बाढ़ आता है, उसकी विभीषिका से ये सीमावर्ती क्षेत्र, ये कोसी का क्षेत्र सीमांचल का श्राप कहा जाता है, परेशान होता है। अब मेची एक ऐसा नदी है या एक ऐसा नहर है जिसमें पानी ही नहीं रहता है। इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना का उद्घाटन हो चुका है, अभी मोदी जी ने आकर किया है। इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोसी में जो अतिरिक्त जल आएगा वह सूखे हुए मेची में डाल दिया जाएगा, जिससे कि सिंचाई की योजना और अन्य योजनाओं को हम उसमें लागू कर सकते हैं। वो इलाका, बाढ़ का इलाका, का वो इलाका जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे जल जाने का, ये एक हुआ। अभी आपने दूसरा चीज़ कहा, अब विपक्ष पे मजबूरी में टिप्पणी करना पड़ रहा है कि ये बताइए कि हॉकी टीम के आप चयन करता है, तो हॉकी टीम के प्लेयर का चयन आप कीजिएगा ना, कि कोई क्रिकेट टीम का चयन करता है हॉकी टीम के प्लेयर का चयन करने लगेगा। आज स्थिति ये थी कि जो विपक्ष है, नाम लेना ही बेकार है, और दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है। एक बोलिएगा तो राजद, एक कांग्रेस, एक ही योजना को लेकर के दोनों कूद पड़े और वो लोग बाकायदा गांव में जा कर के लोगों से दस्तखत करा रहे हैं। ये बताइए आप किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से लोगों को कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये आपको देंगे, सरकार में आएंगे तब। अरे आप लोग भी कभी कभी सरकार में रह चुके हैं भाई, इतना तो रखना है। इससे बड़ा फ्रॉडिज्म क्या हो सकता है कि सरकार में आने का झांसा दे करके आम गरीब जनता से दस्तखत लिया जा रहा है, तुमको 2,500 रुपये महीना देंगे। हमारी सरकार ने एक साथ 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में, आपको जानकारी हो क्या नहीं हो, लगभग 1 करोड़, हम तो जो जानकारी है वो 88 लाख से ऊपर की जानकारी है। 88 लाख महिलाओं के खाते में माँ दुर्गा का जिस दिन प्रथम कलश स्थापन हुआ 22 तारीख 10,000 रुपया भेज दिया गया। और इसको छोटी बात नहीं समझिए, अभी पूजा का समय है, छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार आशा भरी निगाहों से अपने अभिभावक की ओर देखते हैं कि हमको नया कपड़ा मिलेगा, दीपावली आ रहा है उसमें हमको फुलझड़ी मिलेगा, उसमें हमको पटाखा मिलेगा, तो आपको ये बता दें ये 10,000 उन गरीब, उन मध्यम परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशा की ज्योति हुई है। इसके साथ फिर जोड़ दें, ये 10,000 कोई मेहरबानी नहीं है, ये 10,000 उनको बिजनेस खड़ा करने के लिए दिया गया। और सरकार ने वादा किया है कि आप बिजनेस खड़ा कीजिए, इसके अतिरिक्त भी हम 2 लाख तक आपको और देने वाले हैं। मतलब अभी ये श्रृंखलाएं ये आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। इस बात को हम तो ऐसे योजना अगर आप दीजिएगा तो विपक्ष फिर कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए अब दिक्कत क्या है, एक बार उनका नाम लेना उचित तो प्रतीत नहीं हो रहा है, मजबूरी में बोल दें। लालू जी से एक बार लोग पूछा कि लोकसभा के समय में कि 40 में कितना सीट जीतिएगा लोकसभा का, तो 40 में 40। जब हमको लगता है कि पूरा हार के साथ 4 को जीत पाए, तो ले 40 में 40 बोले थे, 4 जीत पाए, तो लगे क्या बोलते कि 40 का 40 हार रहे हैं। तो यही हालात अभी विपक्ष का है, वो क्या बोलेंगे? उनको बेहतर पता है कि जनता के बीच उनकी कोई पकड़ नहीं है, भावनात्मक रूप से वो जनता से कट गए हैं। हर मुद्दा जो देश से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, हर मुद्दे का उस पार्टी के नेता विरोध करते हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी बिहार आए थे, राहुल गांधी ने पूरा जुलूस निकाला, वोट चोर गद्दी चोर, और इस पे देखे होंगे कि उन्होंने लोगों को बहुत भीड़ भी दिखाया। तो ये जो मामला है वोट चोरी का, कहा जा रहा है, आप लोग पे आरोप लग रहा है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी के समझ बड़े नेता है राहुल जी, कितने समय से सांसद, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके प्रति संपूर्ण सम्मान रखते हैं। बड़े नेता मानते हैं, बड़े नेता तो है ही ना भाई। विपक्ष के कोई प्रतिपक्ष के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनको हम कैसे छोटा नेता बोल देंगे? मेरी नेता में बड़े नेता हैं। अब उनका आचरण, वो अपने आप को अपने आचरण से वो छोटा सिद्ध कर रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई।
उनका आचरण उनको छोटा कर रहा है। हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, तो बड़े नेता हैं वो, उनको इतनी भी समझ नहीं आ रही है। उनका जो यात्रा निकला, आप लोग आजकल तो कहता है ना कि आजकल वीडियो फुटेज में सब कुछ आता है, पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि कितना लोकल लोग थे और कितने बाहरी लोग थे जो कहाँ कहाँ से आए हुए थे। हम आपको बता सकते हैं 70% बाहरी लोग थे। एक जानकारी और दे दें, कोई भी राजनीतिक दल चलता है तो उसके अध्यक्ष की एक मान्यता होती है, अध्यक्ष का एक मान होता है। किसी ने भी चुनौती दिया था कि भाई राहुल जी आए, उस पार्टी के अध्यक्ष महत्वपूर्ण कोई नेता होता का फोटो राहुल जी के साथ कोई दिखा दे, कोई नहीं दिखा पाया। मतलब राहुल जी को अपने जिला के अध्यक्ष हों या कोई महत्वपूर्ण साथी हों, उनसे भी मिलने का समय नहीं था। वो तो अलगाववादियों के बचाव में आए थे, जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, उस घुसपैठिया के बचाव में आए थे। और अभी चुनाव आयोग ने तो उनको कहा कि भाई आप जो कुछ बोले हैं वो एफिडेविट दे न दीजिए, एकदम हम एकदम आगे कार्रवाई कर देंगे। तो ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि शर्तिया आप गलत हैं, तो हमको हमारा कोर्ट कह रहा है या हमारा कोई अथॉरिटी कह रहा है कि शर्तिया गलत इतना जानते ही हैं, तो लिखित में दे न दीजिए कि ये शर्तिया गलत है, एफिडेविट, अभी तुरंत उस गलत आदमी को पकड़ लेते हैं। तो हम अगर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं कि ये शर्तिया गलत आदमी है। लेकिन एक माहौल तो बन जा रहा है ना। कोई माहौल नहीं बना, आपने देखा नहीं। वो तो फेसबुक पे जीत रहे हैं चुनाव। जिस नेता का इतना बड़ा जो कह रहे हैं आप लोग रैली निकला, वो बेचारे को यह भी नहीं पता किसान का हमदर्द होने का दम भर रहे थे। आज तक किसी किसान को आपने देखा है कि मोजा पहन करके वो खेत में उतरा हो? जूता पहन के वो उतर गया। नहीं, जूता तो नहीं था, आप तो गलत देख रहे हैं। फिर कैमरा कभी उल्टा लीजिएगा, वो जूता खोल दिया और मोजे पहन के उतर गए हैं। तो ये तो इतना बड़ा किसान का मर्मज्ञ आदमी पूरे विश्व में मिलना मुश्किल है। और तो किसान जो उनके किसान होंगे, अगर कोई किसान उनके होंगे तो उनको सीखना चाहिए कि मोजा पहन पहन के मखाना का खेती करें, मोजा पहन पहन के धान का बिचारा रोपने अच्छा, एक बात मैं इस पे ये बोलूंगा, मैं फेवर में राहुल गांधी का बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी भी बोल सकते हैं भाई। राहुल गांधी जी चांदी के और सोने के चम्मच लेकर आए हैं, गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं। वो अगर कटिहार आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। उनको कोई बताया नहीं होगा कि वो जूता मोजा पहन के नहीं उतरा जाता है। तो इसमें राहुल गांधी की गलत क्या है? आगे कार्यकर्ताओं का ना गलत है। वह समय गया कि राजा के घर से राजकुमार पैदा हो रहा है, रानी के गर्भ से राजकुमारी पैदा हो रही है। अब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये नहीं चलने वाला है। तीसरा, जो इतने दिन से हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको ये छोटी छोटी बात नहीं पता है तो उस बेचारे उस दल के वर्कर को क्यों आप कोस रहे हैं भाई? वर्कर का कोई दोष नहीं, वर्कर को तो लोग सटने नहीं दे रहे हैं। वर्कर तो अपने कुछ स्वार्थ बस उस दल में कुछ काम कर रहे हैं, तो वर्कर को तो लोग सटने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हैं तो हम दूसरे दल में भी जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं उनके हित के साथ खड़ा हुए हैं। ये तो राहुल गांधी हैं जो अपने आचरण से अपने पार्टी के वर्कर का आंख नीचा करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की होना तो यह चाहिए कि उस पार्टी का वर्कर ये कहे कि भैया ऐसा लोग को हमारा नेता प्रतिपक्ष से हटवा दो, भैया ऐसा लोग को हमारा नेता नहीं बनाओ। जनता के बीच में हम लोग की किरकिरी हो रही है। तो जनता के बीच में किरकिरी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करा रहा है, जनता के बीच में किरकिरी स्वयं, जिनको आप बहुत बड़ा कहते हैं। अब हम लोग चूंकि छोटा आदमी है तो कैसे पप्पू पप्पू बोलेंगे, पप्पू बोलने में खराब लगता है। तो वो आदरणीय नेता ही करा रहा है, हम इसका मतलब अब पप्पू का टैग हटा रहे हैं अब हम बिहार कौन होता है। अब तो पप्पू भी बहुत परेशान हो रहा होगा ना भाई कि कौन पप्पू आ गया जो पूरे पप्पू को बदनाम कर। अरे पप्पू यादव भी आपके बगल वाले जिला में है, उन पर कोई टिप्पणी, उन पे कोई टिप्पणी। अच्छा, अब उन पर फिर अगर आप बोलिएगा तो फिर हम कह देंगे उन पर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं है कि रोज अपने वक्तव्य से अपने ऊपर 1000 तरह का टिप्पणी करवा रहे हैं, तो उन पर हम कैसे टिप्पणी करें? वो काफी है अपने पर टिप्पणी करवाने के लिए स्वतंत्र। राहुल गांधी आए थे कटिहार तो आपको थोड़ा टेंशन हुआ था? कदापि नहीं। आपको एक जानकारी और दे दें, अभी आपने कहा ना कि बहुत बड़ी उनकी सभा तो नहीं हुई, लोग सड़कों पर निकले। ठीक उसी दिन जहां पर उनका कारवां रुका हुआ था, उसी दिन हम इधर से जा रहे थे, क्योंकि मेरा कोढ़ा विधानसभा का मेरा एनडीए का बैठक था। हमने बैठक स्थगित नहीं किया, और ठीक है भीड़ की वजह से थोड़ा बाएं चले गए, कोई बाहर खाल है तो उधर से घुस गए, लेकिन मेरा कार्यक्रम हुआ और जितनी अपेक्षित संख्या थी मेरे कार्यक्रम में वो सारे लोग आए। हम लोगों ने भी नज़ारा लिया कि भाई हो क्या रहा है। देखे टेंट उंट गड़ा हुआ था, लोग मस्ती में थे
और वो तो किसका किसका गाड़ी उड़ी लेकर के भी चला उला रहे थे, तो इसी को अगर वो राजनीति समझते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जानकारी और दे दें, उनकी इस तथाकथित यात्रा, या हम कह सकते हैं कि उनका घुसपैठिया बचाओ यात्रा से यही हमको फायदा मिला कि इसके बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 7 विधानसभा में हुआ। सबसे पहले बराड़ी में ही हुआ, वहाँ न्यूनतम 5,000 कार्यकर्ता, मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन था, जनता सम्मेलन नहीं था, 5,000 कार्यकर्ता, और पूरे एक जिले में मेरा 7 कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त हो चुका है। 5,000 से लेकर के 8,000 तक का कार्यकर्ता औसत रूप से हर जगह जुड़ने का काम किया और कोई असर नहीं दिखाई दिया। वो एक होता ना कि हवा आया 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 आया, हवा गया गया गया, ये लोग हवा के तौर पर आए, हवे के तौर पर चले गए, और आगे का जो चुनाव आने वाला है उसमें भी हवा की तरह ही हवा हो जाएंगे, हवा की तरह हवा हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों पे भी एक आरोप लगता है कि पूरा जनता को आप कार्यकर्ता ही बना लीजिएगा। अगर 5,000 एक विधानसभा में कार्यकर्ता है तो 4 भी अगर उसके घर के वोटर हो गए तो 20,000 तो कार्यकर्ता के घर के वोटर हो गए, तो आप लोग तो ऐसे ही चुनाव जीत जाइएगा। एक मतलब मॉडल बना लिया आप लोग। तो यह कहना चाहते हैं आरजेडी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं कि अगर हम किसी गांव में चले जाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी से आए, उसे बोलते हैं हम लोग भाजपा से ही हैं, उधर से बोलता है मोदी जी की पार्टी से, तो वहाँ अगर बहुत हम लोग के अनुकूल स्थिति भी नहीं होता है तो सिर्फ भाजपा बोलने से वो स्थिति अनुकूल हो जाती है, क्योंकि मोदी जी को देख रहे हैं लोग। इसमें क्या दोष है हमारा? अगर आम जनता चाह रही है कि मोदी जी ही आगे और चलते चलें, मोदी जी के नाम से ही जीत दर्ज होता चले, तो इसमें किसी को क्यों परेशानी, किसी के पेट में क्यों दर्द होना? अच्छा, एक कम्युनिटी को विपक्ष हमेशा से डराते आ रहा है भाजपा के नाम पे, खास करके नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के नाम से, कि अगर वो फुल फ्लेज में आएंगे तो भारत के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास भाजपा करेगी। तो क्या आप लोग क्यों नहीं कॉन्फिडेंट में लेते हैं जो भारत के मुसलमान हैं, या फिर वो भी मिल गए हैं अब उन लोग घुसपैठियों के साथ? एक जानकारी दे दें, आज भी भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको वोट देने वाली की संख्या कम नहीं है, लेकिन कुछ घुसपैठिए और कुछ जो आज से लेकर के, अब इधर तो नहीं, लेकिन 50 बरस से लेकर के 200-250 बरस पूर्व तक जो यही सनातनी व्यवस्था में थे, वह जो आज फिर से मुस्लिम बन गए हैं, तो उनको सबसे बड़ा दर्द होता है। कहता है हम लोग कि नया नया मुल्ला प्याज अधिक खाता है। तो जो अभी सनातन से किसी वजह पे मुसलमान बना है तो अपने आप को अधिक मुसलमान दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम ज़रा अधिके मुसलमान हैं। विपक्ष को डर ये है कि अब जो बात चल रही है राजनीति से हटके चल रही है कि आपके अस्मिता का स्मरण आपको कराया जा रहा है कि आप कौन थे, ये ज़रा याद कीजिए, और जिस धर्म में आप हैं इसी धर्म के लोगों ने आपके पूर्वजों पर क्या क्या कहर ढाया है, यह भी याद करने का काम कीजिए। तो कहीं न कहीं घर के अंदर तो उनको पता है कि 200 बरस पहले, 250 बरस पहले, 300 बरस पहले या 1400 बरस पहले हम कौन थे, उसके पहले का तो कोई इतिहास ही नहीं है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, मोबाइल समीकरण हमारे साथ। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, भारत में जो भारतीय मुसलमान है वो हमको वोट देते हैं, वो बोलते हैं कि हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो कंफ्यूज तो यहाँ पे हम भी हो गए हैं कि अब भाई भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि भारतीय मुसलमान देता है वो। अब बहुत अधिक मुस्लिम की चर्चा हम करें तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे यहाँ एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अच्छा, जिसमें हमारे मुसलमान भाई बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और जो आते हैं उनको एक बार कम से कम, जब तक हम अध्यक्ष हैं या जब से हम अध्यक्ष हैं, एक बार जरूर बोलते हैं कि भाई आप दोनों तरफ से कट जाइएगा। तो बोला क्या अर्थ है भैया कटने का? हमने कहा कटने का मतलब समाज से कट जाइएगा। बोला कैसे? हम कहे आप जो भाजपा में आइएगा तो थोड़ा दिन तक लगेगा कि आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और भाजपा का नाम जैसे होगा तो आपका मोहल्ला तो मुस्लिम है, जहाँ आपका घर है वहाँ पर वो लोग जो है सो कॉल्ड, अपने आप को हम सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, क्योंकि हमको लगता है 98% मुसलमान हिंदू था, इसलिए सो कॉल्ड जो मुसलमान है वो उसको तंग करता है कि यहाँ भाजपा का झंडा मत लगाना, तुमको हम परेशान करेंगे, तुमको हम ये करेंगे। तो हम कहे भाई आप दोनों तरफ से फंस रहे हैं। तो ये देखिए, इसके बावजूद ये जज्बा है कि कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेंगे। एक एक वर्कर तो ऐसा मिला है जिसको 6-6, 7-7 महीना तक, जिसको आप कहते हैं स्टैंड बाई,
मैंने स्टैंड बाय रखा कि नहीं, एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को खुशामद करके पार्टी में नहीं लाती है। लोग भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा हो या भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल हो, इससे आकर्षित होकर के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और हम तो यह देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं वो लंबे समय से इस पार्टी में टिके हुए भी हैं। 10 साल का आपका कटिहार का राजनीतिक इतिहास रहा है, मतलब 10 साल से आप अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। 10 साल से अध्यक्ष नहीं, 2 बार 2 टर्म रहे हैं ना? 3 टर्म अध्यक्ष रहे। 3 टर्म। ये सभी कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश नेतृत्व और इस प्रदेश से जुड़े हुए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद है कि मुझसे से साधारण कार्यकर्ता में उन्हें ये दिख पड़ा तो हमको तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है। और अध्यक्ष नहीं भी थे तो सभी अध्यक्षों के हम प्यारे थे। इस बीच में कभी कोई ऐसा मुस्लिम कार्यकर्ता आपको मिला हो कि फतवा जाए, मतलब उसके खिलाफ जारी हो गया हो, हाँ। लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन ना छोड़ा हो? हाँ, 2 उदाहरण दे सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा बोले, और आप जब हम नाम लेके देते हैं आप वहाँ चले जाइएगा। एक हमारा शमशाद अली सिद्दीकी नाम है, और 1995 का जो विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे थे, वो मेरे भी व्यक्तिगत करीबी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी करीबी थे, और हमको लगता है कि वो उस वक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के संभवतः महामंत्री होंगे या हो सकता है अध्यक्ष भी हों, लेकिन पार्टी में काम कर रहे थे। उनका 3 मंजिला घर है, कोई गरीब घर का व्यक्ति नहीं था। 3 मंजिला घर है, मुस्लिम बस्ती में घर है। उन्होंने 3 मंजिला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया। पूरे उस गांव में एक तिलमिलाहट छिल गई, और लोग आए कि आपको इस समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने फ़ोन किया, उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन से बात होती थी। फ़ोन किया, और उस समय के हमारे प्रत्याशी थे, उस समय के हमारे एमएलए भी थे, जहाँ तक हमको स्मरण हो रहा है, आदरणीय दादा जगबंधु अधिकारी जी। और हम लोग फिर सारे लोग उनके घर पे गए। हम लोग को देख करके थोड़ा दुख भी हुआ, तो हमने एक बार उनको कहा भी, अरे भाई, जब आपको भाजपा को वोटें देना है, अब कुछ लोग आपत्ति कर रहा है कि झंडा नहीं लगाइए, तो छोड़ दीजिए। झंडा नहीं लगाने पर भी दिल में है ना भाजपा आपका, अब वोट तो भाजपा को दीजिएगा, तो झंडा उतार लीजिए। ये बोलना नहीं चाहिए था। हमको लगता है हम उसमें, हाँ, भाजपा में या युवा मोर्चा में होंगे, या भाजपा में, मतलब मूल भाजपा में काम करना प्रारंभ कर दिए होंगे। तो उसने कहा कि भैया झंडा लगा लिए हैं, अब पूरा गांव क्यों नहीं हम पर टूट पड़े, हम झंडा नहीं उतारेंगे। और जो लोग, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, कालांतर में उसके बहुत बड़े बड़े नेता हम लोग के एनडीए में शामिल हो गए। दूसरा उदाहरण? दूसरा, हाँ, वो भी बड़ा अच्छा है ना। उस वक्त तो हम खुद जिलाध्यक्ष थे कटिहार में। एकदम कटिहार का उदाहरण बता रहे हैं भाई, दूसरे का उदाहरण मतलब 8-10 साल का ये बात है। एकदम एक तो 1995 का बता दिए, नाम सहित बता दिए कि आप जाके तस्दीक कर सकते हैं। तस्दीक उर्दू शब्द है, लेकिन अब चूंकि उधर तस्दीक करना है तो इसलिए कहा कि तस्दीक कर सकते हैं। अब जब हम अध्यक्ष थे उसका बता देते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार का संगठन चलता है, उसी में एक सोशल मीडिया का प्रकोष्ठ भी है, IT सेल भी है। तो हमने ही सोशल मीडिया के तहत एक व्यक्ति को बनाया, एक कार्यकर्ता को बनाया, लेकिन जनता की निगाह में वो कार्यकर्ता नहीं था, जनता की निगाह में वो मुसलमान हो गया। अच्छा। और जो आजकल चलता है ट्रोल करना, उस वक्त उनका जबरदस्त ट्रोल हुआ। फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिखी गई। हमको लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी उनके खिलाफ लिखा, क्योंकि IT सेल और सोशल मीडिया जो है पार्टी का बहुत ही अंदरूनी अंग होता है, उसको सब चीज़ों का जवाब देना होता है। लोगों ने मुझे भी कहा, कुछ नेताओं ने भी मुझे कहा कि मनोज जी, आपका सब कुछ ठीक था, ये नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने इतना तक ट्रोल किया कि बोलो जय श्री राम उस बच्चे को। यस। और आपको जान करके हैरत होगा कि जब उस लड़के ने जवाब देना प्रारंभ किया, जय श्री राम हमारे पूर्वज हैं, कौन इससे इनकार कर सकता है, और जवाब देने के बाद पता चला कि मुश्किल से 7 या 8 दिन लगा होगा। फिर वो सब लोग आज स्वीकार करके चुपचाप बैठा हुआ है, और बाद में वही कार्यकर्ता लगातार 3 बार अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बना। लगातार 3 बार अध्यक्ष बना। तो ये स्थिति है। अब थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। अवश्य, व्हाई नॉट। एक एक नेता का मैं नाम लूंगा, आप उनके बारे में अपने हिसाब से जो आप सोचते हैं बताइएगा। देखिए, हम लोग जो टीवी पे डिबेट तो नहीं है, तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू देखते हैं तो देखते हैं कि वो कैमरा में आते रहता है, वो क्या स्क्रीन पे आते रहता है 3-4 नाम। अब तो यहाँ स्थिति है कि आप मुंह से बोलिए, हमको समझना है, तो 2-4 सेकंड तो दे ही सकते हैं। एकदम। हाँ, तो नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार, ऐसे
बिहार में सुशासन के और विकास के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीतिक धारा को बदल देने का काम किया अपने विचारधारा से, अपने परिश्रम से। तेजस्वी यादव, फिलसफी क्या तेजस्वी यादव, तेजस्वी इधर हो क्या रहा है? वो लगातार लोग फिलसफी फिलसफी बोलते हैं ना, तो हमको लगा कि कोई फिलसफी भी कोई लोग होंगे। तेजस्वी जी तो कोई नेता ही नहीं है। आप उनको नेता ही नहीं मानते? नहीं, कोई नेता नहीं। वो ठीक है, भीड़ जुट रहा है, तो उतना भीड़ तो हम लोग जीवन में कभी नहीं जुटा सकते हैं, तो हम मानवे करते हैं। हम लोग मतलब अपने लिए, मतलब आप नेता, हाँ, हम व्यक्तिगत अपने लिए मानते भैया कि आप भीड़ जुटा रहे हैं तो बहुत बड़े नेता हैं। आपकी विचारधारा क्या है? बोलने भर से विचारधारा नहीं हो जाता है। आप समाजवादी हैं क्या? ये नकली समाजवादी? अरे समाजवादियों के घर में पैदा लेने का मतलब थोड़ा था कि समाजवादी हो गए। साधु के घर में भी चोर पैदा होता है। आप कोई समाजवादी व्यक्ति भी नहीं है। आपकी विचारधारा सिर्फ यह है कि कैसे अधिक से अधिक भ्रष्टाचार करके अपने पेट को भरा जाए, अपने परिवार को। लालू जी का खेती को भुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव ने जो शुरू में अपने आप को कहा था कि हम कोई नया रास्ता पे चलना चाहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई, ये ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ये 20 कट्ठा का जो ज़मीन है या कोई ज़मीन है जिस पर मॉल बना रहे हैं, वो तेजस्वी जी का है। मान ली मेरा आरोप है, गलत आरोप है मेरा, तेजस्वी जी कह रहा है कि ये आरोप गलत है, ये नहीं है, तो ज़मीन को छोड़ दीजिए। संपत्ति तो आपकी है नहीं, तो छोड़ दीजिए ना। तो छोड़ भी तो नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक युगांतकारी नेता है। ये सिर्फ इस नाते नहीं बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता है और विश्व में उन्होंने एक पैठ बनाई है। हिंदुस्तान को एक सम्मान दिलाने का काम पूरे विश्व स्तर पर किया है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के नेता मानते हैं कि बिना नरेंद्र मोदी की देश नहीं, विदेश की राजनीति करनी भी मुश्किल है। राहुल गांधी का भी लगे पूछ लेते हैं। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर नाम खराब किया। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या? अब उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक समय यूक्रेन में युद्ध हुआ था और यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय लड़के पढ़ने जाया करते थे। तो एक नरेंद्र मोदी ने एक संदेश केवल भेज दिया, इतना देर के लिए युद्ध रोक दो भाई, मेरा भारतीय छात्र वहाँ से निकलेगा। तो उन लोगों ने कहा कि पहचान क्या होगा कि आपका भारतीय ही निकल रहा है? तो बोला वो लोग के हाथों में तिरंगा रहेगा। परिस्थिति ये बनी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के भी छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के निकले। राहुल गांधी को नज़र नहीं आ रहा है क्या? अरे नरेंद्र मोदी तो वह नाम है जो पाकिस्तानियों के हाथ में भी तिरंगा झंडा दे दिया। इससे बड़ा बात और हम क्या बता सकते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं सोचते। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही जाने थे कि वो कहीं विदेश में पढ़ते हैं और तीरंदाजी सीख रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि एक बड़ा तीरंदाज निकलेगा, खेल के दुनिया में कुछ नाम करेगा। कोई मेडल तो आज तक मिला, पता नहीं चल पाया हमको कि मिला होगा। अरे भाई, तीरंदाजी सीख रहे तो मिला होगा खेल की दुनिया में कोई ना कोई मेडल। हम लोग को पता नहीं चल पाया कि उनको कुछ मेडल वोडल मिला कि नहीं। एक्सीडेंटल वो लोग राजनीति में आ गए। अब राजनीति में आ गए हैं तो कहीं तबला बजाते हैं, कहीं ढोलक बजाते हैं, कहीं कोई गान शुरू कर देते हैं। और जिस तरह की हरकतें इस भारतीय समाज में सदन और सदन के बाहर करते हैं या अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं, इससे बड़ी जगहसाई होती है। लास्ट प्रशांत किशोर का बहुत हवा है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, हवा पे हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर लगता है कि एक विचारधारा की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हर नेता को अधिकार है भाई। लोकतंत्र में कोई ये कह सकता है कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल रहना चाहिए? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है अपना अपना राजनीतिक दल बना लेने का, अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने का। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे कि जो विभिन्न दल अभी काम कर रहे हैं, सब दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इस दरमियान उनको कोई स्कोप नजर आ रहा है कि जनता को कुछ मुद्दों पर हम या तो दोनों शब्द में, हम बरगलाना शब्द भी कह सकते हैं या लुभा सकते हैं। बरगलाना शब्द में क्यों इस्तेमाल करूंगा, लुभा सकते हैं। तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता लुभ रही है, जनता को लगता है कि जनता के बीच अगर उनकी विश्वसनीयता है, तो कोई दल किसी को रोक नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े चेहरा के तौर पे जाने जाते हैं। कहा जाता है कि एक वर्ग पूरा उनके साथ है। उनके बारे में क्या सोचते हैं? एकदम ठीक है। वर्ग के बारे में भी तो आप माई बोले, हम उस पर बोल नहीं पाए कि आपको ध्यान नहीं है कि 1991, 96 और 98
जब जनता दल यू या समता पार्टी भाजपा के साथ लड़ रही थी तो अधिकतम हमारे यादव समाज के हमारे बंधु जो हैं वो इस एनडीए गठबंधन के तहत सांसद बन रहे थे। ये आप ले लीजिएगा जानकर, चाहे सीतामढ़ी हो या और कहाँ कहाँ और आई हो, कौन कौन लोकसभा ले लीजिएगा, सब लोग, चाहे उस वक्त सहरसा लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ से यादव समुदाय के लोग, यादव बंधु हमारे जीतते थे। लालू जी के पार्टी से नहीं जीतते थे, वो हमारे एनडीए के पार्टी से जीते थे। और लालू यादव जी तो खुदे मधेपुरा में हार गए। इसलिए वो जात का वो अपने आप को तमगा लेने का जरूर प्रयास करें, लेकिन वो संपूर्ण जात कभी किसी का होता नहीं है। एक कुनबा होता है जो साथ में रहता है, उसी को राजनीतिक रूप से ये एक प्रयास किया जाता है बतलाने का कि देखिए ये कुनबा नहीं, पूरा लोग मेरे साथ है। और लालू जी पे टिप्पणी इसलिए भी नहीं कि अभी जो व्यक्ति पहला भ्रष्टाचार के आरोप में जो राजनेता सजा याफ्ता हो, जिसको जो पहला व्यक्ति हो, उसके बाद कोई मसूद जी आए थे, और जो पहला व्यक्ति हो जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से रोक दिया हो, वो व्यक्ति किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इससे बड़ी टिप्पणी स्वयं लालू यादव पर क्या हो सकती है। लास्ट सवाल ये है कि आपने कहा कि समाजवादी, आपके नज़र में समाजवादी क्या होता है, परिभाषा क्या होगा? समाजवाद भी एक विचारधारा है, गरीबों का उत्थान है। एक समय डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया सप्त क्रांति की चर्चा किया करते थे कि 7 प्रकार की क्रांति आने से यहाँ के गरीब लोगों का उत्थान होगा। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया। अरे हम तो ऐसी पार्टी हैं जो हिंदुस्तान के आम जनता के हित के लिए अपने पार्टी का नाम भी समाप्त कर देने का काम किए हैं, वह पार्टी हम हैं। और अब जो समाजवादी हैं वो सिर्फ समाजवाद और गरीबों का नाम लेना है कि गरीब कल्याण करना है, गरीब उत्थान करना है, लेकिन कोई न गरीब का कल्याण करना है न कोई गरीब का उत्थान करना है। कटिहार की जनता के लिए सनातन संदेश क्या होगा? हम कटिहार की जनता के लिए अगर सनातन संदेश, बैलेंस मत बोलिएगा, मुझ जैसा एक कार्यकर्ता अगर कोई संदेश दे सकता है और उस संदेश का कोई असर हो सकता है तो हम यही कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा में कतिपय कारणों से एक बहुत भारी गलती करने का आपने काम किया है। उस गलती का सुधार 2025 के चुनाव में आप कीजिए और 7 का 7 विधानसभा सीट एनडीए के गठबंधन के झोली में डालिए। और जो सपना आपने देखा हुआ है विभिन्न प्रकार के बिलों को लाने का, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सरजमीन पर उतारने का, वो सारा सपना भारतीय जनता नीति यह एनडीए गठबंधन पूरा करेगा। मोहन जी, आपसे जब इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो मुझे एक, हर सवाल के बाद ना एक मन में एक सवाल आप छोड़ देते हैं पत्रकार के लिए। आप एक, मुझे लगता है एक मजे हुए पत्रकार की तरह आप जवाब देते हैं कि भैया ये टीज दे रहा हूं, मैं टीज दे रहा हूं, इसको पकड़ लो, अगला सवाल दाग दो। गलती क्या हुआ था बिहार के, कटिहार की जनता से जो इतना बड़ा गलती हो गया, तो वो गलती क्या क्या थी जो इस बार जनता ना दोहराए? अब गलती हो गई, उस कारण को तो सब लोग जान चुके हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ एनडीए के संयोजक भी हैं। तो गलतियां तो हुई ही थी और गलती नहीं हुई तो हम हारे कैसे? हमारे लोगों ने गलती नहीं किया तो हम हारे कैसे? रेक्टिफाई कर लिए इस बार एकदम। हाँ, वो कुछ इस बार वो नहीं होगा। आम जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है, ये स्पष्टता से हम आपको बता दें। भूल हो जाती है, भूल तो सनातनी स्वभाव है हमारा, कहे ना कि वो जब एक समय ऋषियों को भी तंग किया जाता था तो थोड़ा दिन के बाद लोग भूल जाते थे कि ये आदमी तंग किया है। ये तो सनातनी स्वभाव है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा ना, जो चैरिटी वहाँ पानी पिलाने का काम कर रहे थे, उन लोगों का सेवा शुश्रूषा करने का काम कर रहे थे, वहाँ के बांग्लादेशियों ने, कट्टरपंथियों ने उन्हीं चैरिटी पर सबसे पहले हमला करने का काम किया। इसको तो समझने की बात है, इसको समझिए ना सही। आज जिस प्रकार से अभी रामनवमी के दरमियान कटिहार में जो खेल हुआ, इसके पहले नहीं हुआ था। जिस प्रकार से चुन चुन करके एक धर्म विशेष के लड़कों को मारने का काम किया गया और चुन चुन करके लोग जो है गोलबंदी होकर के कुछ दूसरे समाज के लोग निकल रहे थे, वो इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मंदिर तोड़ा गया, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुआ। और क्या बोलेंगे, अरे सब कुछ सत्य है, कोई भाजपा का जिला अध्यक्ष नहीं बोल रहा है, एक आम आदमी बोल रहा है। अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, आज छठी पूजा है,
पूजा किस चीज़ की करने जाते हैं? मूर्ति पूजन। कोई मूर्ति बना रहा है और आप सारी मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं, ये आपकी सोच को दर्शा रहा है। ये आपकी सोच को दर्शा रहा है कि आप किस निम्न श्रेणी के सोच के लोग हैं। और ये सोच यह भी दर्शा रहा है कि वो बता रहा है कि कल हमको मौका मिला, कल हम बहुमत में आए तो आज तो मिट्टी की मूर्ति तोड़े हैं, कल सनातनी हार मांस के इंसान को तोड़ेंगे। यही संदेश। बहुत बड़ी बात कही और बहुत बड़ा संदेश भी आपने देखा। आप लोग भी इस पर जरूर राय रखिएगा। कटिहार की जनता को मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इस संदेश को फैलाइए, घर घर तक इस आवाज को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि देखिए आज कटिहार उस दहलीज पे खड़ा है जहां से रिजल्ट आना तो पक्का है। अब वो भविष्य के गद में छुपा हुआ है कि वो जो रिजल्ट होगा वो सनातन के पक्ष में होगा या नहीं। कमेंट कर कर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको और इससे क्या क्या आपने सीखा। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।